गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ भवानी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बीएस केलावत। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि देखो, आपका जो सेशन है वो काफ़ी लेट होने वाला है इस बार, तो आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट को आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी डाउट अगर आपको इन टॉपिक में रहता है तो आप ज़रूर शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में शेयर करो, आप बताइए। कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं रहनी चाहिए। मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए किया है। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बिल्कुल सेपरेटली वीडियोस दे रखे हैं। आपको कोशिश करनी है कि सारे वीडियो को आप सीक्वेंस में देखो, है ना। आपको ये भी कोशिश करनी है कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ने की ट्राई ऐसा ना करें कि सेकंड पहले चैप्टर पढ़ना है फिर फर्स्ट पढ़ना है, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आपको सारे चैप्टर को पाइपलाइनिंग में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और 12th की फिजिक्स ऐसी है कि अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत इजी वो फिजिक्स लगने वाली है। कोई भी चैप्टर का सीक्वेंस आप ब्रेक ना करें। ये नहीं है कि आप जाके कोई भी वीडियो सर्च करके दूसरा वीडियोस देख रहे हो फिर ये देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी चैनल के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उनके सीक्वेंस में उनके सारे लेक्चर्स को देखें, अदरवाइज फिर आपके कंसेप्ट जो होंगे वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छी करनी है, उसके बाद आपको उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। देखो, बोर्ड स्टूडेंट की जहां तक बात है तो आपको पता है कि अगर कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं होती तो मे भी 1 मई से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता। और आपको यह भी पता है कि आपने 11th के एग्जाम भी नहीं दिए हैं फाइनल, और हो सकता है कि 11th के सिलेबस के कुछ चैप्टर आपके बाकी रह गए होंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट मुझसे इस साल 11th पढ़े हैं तो एक चैप्टर उसमें भी बाकी रह गया था क्योंकि 15 से छुट्टी हो गई थी हमारी, तो उस चैप्टर को वहीं छोड़ दें, उसको हम बाद में कभी पढ़ेंगे या जब भी टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। मगर अभी जो है पढ़ाई का टाइम है वो 12th क्लास के सिलेबस को टू द पॉइंट और सीक्वेंस में पढ़ने का टाइम है। तो हमारे पास टाइम इतना नहीं है क्योंकि फाइनल एग्जाम जब भी होंगे तो वो आपका जो फिक्स शेड्यूल है जो हमेशा होते हैं उसी टाइम पे होंगे। हो सकता है ये जो सेशन है इसको स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाए, मे बी ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो, 15 जुलाई से स्टार्ट हो, क्योंकि ये कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है अभी इसका कोई सॉल्यूशन हाल फिलहाल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है और किसी के पास नहीं है। जो अच्छी डेवलप्ड कंट्री है वो भी ये इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई है। तो आपको ध्यान में रखना है और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप कोचिंग्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो आपके पास घर पे रह के सेफ रहना है, फैमिली को सेफ रखना है और घर पे रह के ही आपको पढ़ाई करनी है। और घर पे रह के पढ़ने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है, वो है आपकी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो आप, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। और जहां तक मेरे चैनल की बात है तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल पाइपलाइनिंग में देने वाला हूं, आरबीएसई और सीबीएसई। मैं कोई चैप्टर या कोई भी टॉपिक का सीक्वेंस भी चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल पाइपलाइनिंग या सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। देखिए, जहां तक नोट्स की बात है तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि नोट्स मिल जाए, तो नोट्स मिलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहिए तो आपको हजारों टाइप नोट और अलग अलग टाइप्स के जो नोट्स हैं वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री अवेलेबल है बहुत सारे, मगर वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले, जैसे आप मेरे चैनल से अगर पढ़ रहे हो तो पहले मेरे वीडियोस को देखना है, सुनना है और नोट्स बनाना है। उसके बाद जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट्स में जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं उस नोट्स का यूज करना है। और आप वीडियो के ड्यूरेशन में जो नोट्स लिखते हो उन दोनों को कंबाइन करके अपने एक नए नोट्स लिखने हैं, वही आपको लास्ट टाइम एग्जाम में हेल्प करेंगे, है ना। जो नेट से अगर आप कहीं से भी किसी भी मीडियम से वो नोट्स ले लेते हो वो आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपको टाइम मैनेज करना है। आपके पास टाइम नहीं है ना। और ये जो आपको पता है कि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करते हुए चलोगे तो टाइम तो बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है कि अगर सेशन चलता तो मे भी जुलाई तक 30% सिलेबस हमारा हो जाता है ना। तो अभी तो जुलाई तक ही स्कूलें स्टार्ट होगी और आप सब लोग घर पे हो, तो आप अपनी पढ़ाई पे जरूर फोकस करो।
कोशिश मैं करूंगा कि अक्टूबर तक इस चैनल पर आपका 12th का पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा। उसके बाद जो क्लासेस होगी वो रिवीजन की क्लासेस टाइप हो जाएगी, या हम कुछ लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट करेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेरीज कुछ बच्चों की आई हैं, कमेंट बॉक्स में भी आया है, या पर्सनल कॉल भी आया मुझे कि सर 10th क्लास का क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 10th वाले बच्चों के लिए मैं बहुत जल्दी साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, और साइंस की क्लासेस में मैं आपको कोशिश करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कंटेंट है सीबीएसई आरबीएसई का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सेपरेटली मैं आपको इस चैनल पे करवा दूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश ये भी करने जा रहा हूं कि 10th क्लास की जो मैथ्स है वो भी मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं, और 11th क्लास की जहां तक बात है तो वो मैं जुलाई या 15 जुलाई के बाद में मैं 11th क्लास यहां पर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो है 12th और 10th बोर्ड हैं और उनके पास टाइम भी है, उनको पढ़ाई भी करनी है, तो उनके लिए मैं कुछ कंटेंट यहाँ पर अभी थोड़े फास्ट अवेलेबल करवाऊंगा जो उनको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है, आप एनसीईआरटी की बुक साथ में रखिए, आपके क्या क्या टॉपिक्स है वो देखिए, न्यूमेरिकल्स क्या है वो देखिए, और एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए जाइए। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देखिए, बिल्कुल आपको सीक्वेंस वाइज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अभी मेरा चैनल जो मैंने स्टार्ट किया वो बहुत कम दिन हुए हैं, 25 अप्रैल से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और मैं बहुत कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई तक आपका मैं 40-50% सिलेबस इस चैनल पे करवा दूंगा। और अब जो वीडियोस आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं रोज का एक वीडियो में अवेलेबल करवा दूं, है ना। और कल वीडियोस नहीं डाल पाया था तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, और आज भी ये वीडियोस अपलोड होते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी आपको कोशिश करनी है कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और आने वाले लेक्चर्स को भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और सेफ रहना है, घर पे रहना है, सबका ध्यान रखना है, और पढ़ाई जरूर करनी है। देखिए, अगर आपने ये साइंस स्ट्रीम चूज करी है तो इसमें एवरेज स्टडी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको टॉप पे रहना होगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें कितना कंपटीशन है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जाना है इन फ्यूचर तो आपके पास बहुत ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, है ना। एक लिमिटेड नॉलेज लेके हम प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। जो आप अभी पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर कभी भी आपको मौका मिलता है तो वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई के जो आपका जो लाइफ है वो इसी से डिसाइड होगी, और आपको अपना जो स्ट्रीम आपने चूज करी है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, उसके लिए आपको बिल्कुल फेथफुल रहना है और ईमानदारी से उसको पढ़ना है। तो अभी 4-5 साल आप अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो हो सकता है आने वाले 50 साल आपको काफी हेल्प करेगी ये पढ़ाई, और इसी से आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाओगे। देखो, ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, ठीक है, और आप खुद जानते हो। तो बाकी बातें हम कभी और करेंगे, या मोटिवेशनल वीडियोस की बात है, टाइम टेबल की बात है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो सब मैं इस पे एक लेक्चर करूंगा। उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, वो वीडियो उस पर हम सेपरेट करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो 1.6 लेक्चर आज पढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में भी हमने कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल किए थे, और आज भी हम कूलम्ब्स लॉ पे ही न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो पॉलीगन शेप पर बेस्ड है। पॉलीगन मींस वो वाली शेप जिसकी साइड 2 से 2 हो या मोर देन 2 साइड्स वाला जो शेप होती है उसको हम पॉलीगन शेप कहते हैं। तो जैसे कि किसी भी कोई चार्ज होगा, जैसे ट्राइंगल है, उस पर अगर 3 चार्ज लोकेट हैं तो किस 2 चार्ज के कारण 3rd चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल करने हैं हमको, ठीक है। और इस लेक्चर के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जेईई और नीट के कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आज आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और उसका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। और एक और बात मैं कहना भूल गया कि मैंने टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल है, और जिसका जो लिंक है वो t.me/physics/bs कहलावत है। तो वहां पर भी मैंने सारे कंटेंट डाले हैं, नोट्स भी डाले हैं, वीडियोस के लिंक भी डाले हैं। तो अगर कोई टेलीग्राम पे है तो वहां जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकता है, और वहां पर भी आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं और उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी व्यूज हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट अ गॉड,
हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही होगी या कुछ हो सकती है ना। इनिशियल कुछ वीडियोस में कैमरे को फेस करते वक्त शायद कुछ फंबलिंग हुई होगी, तो अलग बात है, मगर फर्स्ट लेक्चर से मैंने कोशिश करी है कि जो भी आपको बताया है वो अच्छे से बताने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। और आपको कभी भी किसी भी टॉपिक, किसी भी वीडियो, किसी भी कंटेंट में कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे शेयर जरूर करना, वो वीडियो उसको मैं बता दूंगा। जो बच्चों की प्रॉब्लम मेरे पास व्हाट्सएप पे आती है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम आती है कि सर इसमें क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उनको वो जरूर सॉल्यूशन में उनको व्हाट्सएप के थ्रू दे देता हूं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। और जहां तक इंग्लिश मीडियम की बुक की बात है तो आपसे बहुत सारी बुक्स है। तो एक तो आपको टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी की बुक है वो आपको हमेशा साथ में रखनी, वो तो रखनी है। उसके अलावा अगर आप रेफरेंस बुक चाहते हो तो एसएल अरोड़ा, प्रदीप फंडामेंटल और एबीसी है ना, मॉडर्न एबीसी, उसके लिए मेरे हिसाब से जो एसएल अरोड़ा जो है वो काफी अच्छी बुक है। जो इसका नया वाला जो एडिशन है तो वो आप ले लेना, जो आपको काफी हेल्प करेगा। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको हमेशा साथ में रखना है। आपको कंटेंट वही पढ़ने हैं जो बोर्ड के अंदर अच्छे से, पहले अगर आपकी टेक्स्ट बुक में जितनी भी प्रॉब्लम है या जो भी कुछ दिया गया है वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, है ना। और फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक पूरी हो जाती है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द 2 point charges Q are placed at the vertex of A, B and C of an equilateral triangle. Okay? साइड ए एज शोन इन फिगर, ठीक है। ट्राइंगल एक आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, मींस ये आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी और सी। फाइन, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल दे रखा है। ये ट्राइंगल आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का इट मींस इनकी साइड जो होगी वो तीनों की साइड इक्वल होगी और तीनों जो एंगल होंगे वो 60, 60 और 60 के हो जाएंगे, ठीक है। और तीनों वर्टिसेस पे आपका सेम चार्ज लोकेट है, क्यू, क्यू और क्यू, ये तीनों साइड्स पे ये तीनों चार्ज लोकेट है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इस सी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ लगाना है। आपको पता है कि दो चार्ज के बीच में अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए ये ए वाला जो पॉइंट है, ये वाला चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स किस टाइप का होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा। किस तरह का होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा। और उस फोर्स को नाम दे रहा हूं मैं एफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। ए पॉइंट से लगने वाला फोर्स रिपल्शन, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज एफ ए। इसी तरह से ये बी वाला चार्ज है, ये भी इस सी वाले चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और दैट इज एफ बी, ठीक है। और ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल बी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन। अब देखिए मैं इस डायग्राम को, इस सी पॉइंट पर डायग्राम के आपको दो फोर्स मिले हैं, एक आपको एफ ए मिला है और एक आपको एफ ए मिला है, एक आपको एफ बी मिला है। उसके बीच का जो थीटा है वो आपको 60 दे रखा, यही तो आया है। आपको बस ये कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा हो वेक्टर्स का, है ना, वेक्टर के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा हो, तो अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसकी जो डायगोनल होगी वो उसका रिजल्टेंट बताएगा। डायगोनल जो होगी वो उसका क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। और इस रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है कि हम क्या कर लेंगे, एफ नेट निकालना होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर 2fa एफ बी कॉस थीटा, ठीक है ना। हमको पता है कि ये दो फोर्स मिल गया आपको सी पॉइंट पर, ठीक है। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, है ना, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको बीच में कहीं मिल जाएगा, एफ नेट। और एफ नेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर 2fa एफ बी कॉस थीटा। और थीटा जो होगा वो एफ ए और एफ बी के बीच का एंगल है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एफ ए और एफ बी निकालना है, ठीक है। थीटा तो आपको दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है 60, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो एफ ए क्या होगा,
तो एफ ए हो जाएगा इन दोनों के बीच में फोर्स, यही तो है एफ ए, डिस्टेंस हो जाएगी ए, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से आपका एफ बी कितना हो जाएगा बताओ, के इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एफ बी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको दिख रहा होगा कि एफ ए और एफ बी है और बिल्कुल सेम है, तो इसको भी मैं एफ लिख रहा हूं, इसको भी मैं एफ लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम है। इसमें रख दे हम एफ नेट को, क्या रख सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा आपके पास एफ स्क्वायर 2 एफ कोस थीटा कितना है, थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, एफ नेट इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2 एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। फाइन, ये वैल्यू हमने रख दी है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा है, f नेट कितना बचा है, यहां देखिए 2f स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये f स्क्वायर, ठीक है, तो f नेट में क्या आ जाएगा बताओ, 3f स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3f स्क्वायर। तो f नेट अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो f तो बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 बचेगा। f की क्या वैल्यू बताओ, आप इसमें से कोई भी वैल्यू रख लो, f की वैल्यू है k q स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू रूट थ्री, ठीक है। आप चाहो तो ये इसका आंसर है, वैसे आप चाहो तो इसमें k की वैल्यू रख सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर a स्क्वायर इंटू √3, ठीक है। फोर्स है तो आप चाहो तो न्यूटन लिख सकते हो। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और जो उसका एंगल होता है वो 60 होता है ना, और आपको पता है कि सी पे निकालना था, तो ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज एफ ए। दिस चार्ज इज एक्सर्ट वन फोर्स एट दिस पॉइंट विच इज एफ बी, एंड एफ ए एंड एफ बी हैविंग अ रिजल्टेंट एफ नेट। Now how can we get the resultant? By this formula, under root fa square fb square 2fa fb cos theta. What is theta? Theta is angle between fa and fb. Okay. What is the value of cos 60? That is 1/2. Okay. What is the okay? How can we find the force between two charges by the Coulomb's law? So fa and fb can will be solved by Coulomb's law, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये वैल्यूज आपको रख देनी है और ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस प्लस q माइनस q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन माइनस q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट c, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a। तो डायग्राम इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी और डी, ये 4 वर्टिसेस दे रखी है। आपको स्क्वायर की साइड को ये दे रखा है, स्क्वायर की जो साइड होती है उसको ए दे रखा है इसमें, ठीक है। चार्जेस जो है वो कितने कितने हैं, तो प्लस क्यू है माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। आपसे पूछा गया है कि इस सी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा बाकी सब चार्जेस के कारण, वो आपको निकालना है। क्लियर है, तो देखिए क्या होगा, ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा। देखो सबसे पहले यही देख लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस है तो ये अट्रैक्शन लगेगा एफ बी, ये वाला जो चार्ज है इस पर अट्रैक्शन का एक फोर्स लगाएगा। सी पर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो आपको देखना है कि जो बाकी जो चार्जेस बचे हुए हैं इसमें वो इस सी पर कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एफ बी लग रहा है, इस तरह से ये वाला चार्ज भी अट्रैक्शन का है तो ये आपका एफ डी लग जाएगा। इसी तरह से देखो इधर एक फोर्स लग जाएगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को अपन एफ सी बोल देंगे, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे कन्वर्ट हो सकता है, हमारे पास 3 फोर्स मिल गए। देखिए आप, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये मेरा एफ बी है, ये आपका एफ डी है और ये आपका एफ सी है, यही तो है, ठीक है। ये बी वाला चार्ज जो है इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है एफ बी, ये दोनों एफ डी और इन दोनों के बीच में एफ ए, ठीक है, एफ ए। फाइन। अब देखो आपको इन दोनों के बीच में जब फोर्स निकालोगे, इसकी साइड है
इन दोनों के बीच में निकालोगे, आपको साइड दे रखी है, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा देखो, तो साइड कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर 2a², तो ये आपका बच जाएगा, ये साइड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 इंटू ए। ठीक है, ये जो साइड होगी आपके पास AC है ना, तो AC हमारे पास क्या आ गई है, AC आपके पास आ गई है a अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपको AC आ गई है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, तो हमको FB निकालना है, FD निकालना है और FA निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम FB और FD निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले FB क्या होगा, है ना, तो सॉल्यूशन देखो, FB क्या होगा, FB लग रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ से, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, R की जगह आपका आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया आपने, तो देखो माइनस में ऑलरेडी फोर्सेस की डायरेक्शन को शो कर चुका हूं, तो ये मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहां पे मुझे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो FB कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आप FD निकालोगे सिमिलरली, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही आप निकाल लोगे FA, तो FA में क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये डिस्टेंस अंडर रूट 2a है, तो अंडर रूट 2 इंटू a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। क्लियर है, ये तीनों फोर्सेज निकल गए। अब इसको आप डायरेक्टली नहीं जोड़ोगे, है ना, डायरेक्टली आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, पहले आपको FB और FD का रिजल्टेंट निकालना होगा, जो इस डायरेक्शन FB और FD का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको मैं F नोट दे रहा हूं, है ना, तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD, रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD इज, किस फॉर्मूले से निकल जाएगा, आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पता ही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, F नॉट कितना आ जाएगा, अंडर रूट FB स्क्वायर FD स्क्वायर 2 FB FD और cos 90 डिग्री। देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं है, ठीक है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू यहां लिख देंगे। ठीक है, तो देखो वैसे आपको यहां पे ये भी दिख रहा होगा कि FB जो है वो किसके बराबर है, FD के बराबर है, दोनों सेम तो है, FB और FD दोनों सेम है। तो देखिए अब इस फॉर्मूले में क्या रखना है, यहां पर F नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, FB स्क्वायर, FD को भी आप FB लिख सकते हो, तो FB स्क्वायर, और ये वाली टर्म ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया, देखो F नॉट इक्वल टू 2FB स्क्वायर, और इसमें FB बाहर आ जाएगा और अंडर रूट पीछे चला जाएगा, और FB की वैल्यू बताओ क्या पड़ी है हमारे पास, K Q स्क्वायर A स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, अंडर रूट 2। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखिए आपके पास F नोट की वैल्यू भी आ चुकी है और FA की वैल्यू भी है, दोनों सेम लाइन में आ गए, मतलब आपका F नोट भी आ चुका है और आपका FA भी हमारे पास है C पॉइंट पर। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, है ना, तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4, so net force on point C कितना हो जाएगा, F net इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नॉट प्लस FC, फाइन, सॉरी F नॉट प्लस FA। तो F नॉट की वैल्यू क्या है बताओ, K Q स्क्वायर A स्क्वायर इंटू 2, और FA की वैल्यू क्या पड़ी हमारे पास, K Q स्क्वायर 2A स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है बताओ, हमारे पास K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन, या अंडर रूट 1/2, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। फाइन, आप चाहो तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर की चारों साइड आपको A दे रखी है और आपको ये चारों चार्जेस दे रखे हैं। आपको इस माइनस Q चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा FD अट्रैक्शन का, इन दोनों के बीच में FB और इन दोनों के बीच में FA, तीनों की वैल्यू निकाल ली
तो मैंने इनको यहां शो कर दिया है। अब FB और FD का रिजल्टेंट निकालोगे तो आपके FA के अलोंग आ जाएगा और फिर हम FA और F0 को हम ऐड कर लेंगे और ये हमका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको कॉपी करो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और ये जो बोर्ड के अकॉर्डिंग या बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप सोल्व करो और कॉपी करो। मैं करता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर गिवन डायग्राम। आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसके ये वर्टिसेस दे रखे हैं आपके पास A, B, C और D। इन चारों वर्टिसेस पे प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लोकेट है। इसके सेंटर में एक प्लस क्यू है ना, इस सेंटर पर। यहां पर आपको नेट फोर्स निकालना है ना। तो क्या निकालना है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्सेस की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, जो आपको काफी हेल्प करने वाली है। ठीक है, देखिए आपको पता है यहां पर प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, दोनों प्लस क्यू है। ये वाला चार्ज इस पर एक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, उसको नाम दे रहा हूं मैं FD। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला चार्ज इस पर उधर फोर्स एग्जर्ट करेगा क्योंकि हमको सेंटर पे निकालना है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से B पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस कैपिटल प्लस क्यू चार्ज पर इधर एक फोर्स लगाएगा जो हो जाएगा मेरे पास FB। क्लियर है? अब देखिए इस तरह से ये A पे जो चार्ज है प्लस क्यू, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और वो हो जाएगा आपके पास FA। अब देखिए ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। आपको डायग्राम समझ में आया, चारों फोर्स। ये चार्ज इस पर उधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये माइनस क्यू इस पर अट्रैक्शन का इस साइड का फोर्स लगाएगा। तो देखो ओवरऑल इसका जो डायग्राम बना है वो क्या बना, देखो ये इस तरह का कुछ डायग्राम बना है। ठीक है, इधर लग रहा है आपका FD, इधर लग रहा है आपके पास FB और यहां पर दो फोर्स FC और FA लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको इन चारों की वैल्यूज निकालनी है और फिर आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि आपके पास ये जो AB BC इन सब की वैल्यूज क्या है। तो AB BC CD और DA इसकी वैल्यू आपके पास है A। ठीक है, ओके, अब हम निकाल लेते हैं AC की वैल्यू। ठीक है, ये जो AC दे रखा है AC, ठीक है, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। तो AC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2a²। ठीक है ना, a² + a² 2a², तो ये हो जाएगी √2 × a। ओके, ये आपके पास AC की वैल्यू हो जाएगी। तो इनकी जो हाफ, ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी बताओ। AC का हाफ मतलब हमको निकालना हो, अगर आपको निकालनी हो AO OC BO या OD, इनकी वैल्यू हो जाएगी √2a। AC का हाफ इसको कहते हैं अपन AC/2। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है √2a/2 और ये देखो ये √2 × a और 2 को लिख सकते हैं √2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा a/√2। ठीक है, तो ये साइड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक a/√2। ठीक है, ये आपको इसकी क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। अब हम निकालते हैं FB, ये चारों फोर्सेज निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं FD। क्या निकालेंगे, FD देखो FD जो है वो इन दोनों के बीच में लग रहा है, D पॉइंट और O पॉइंट के बीच में, यही तो लग रहा है। FD उस डायरेक्शन में लग रहा है मगर इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है FD। तो क्या हो जाएगा Q1 Q2/r² और R हो जाएगा इसका a√2 का होल स्क्वायर। ये हो गया Q ये हो जाएगा a² और √2 का स्क्वायर 2 और ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। क्लियर है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपको अगर निकालना FD के बाद हमको निकालना FB, तो FB की वैल्यू एज इट इज सेम आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैपिटल Q a² × 2। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा तो इन दोनों के बीच में भी वही आएगा, इस तरह से इसके बीच में भी यही आएगा, है ना। आपको अगर FC निकालना है तो FC इन दोनों के बीच में है ना। तो देखिए FC कितना हो जाएगा Q2/a²। ठीक है, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। और आपका FC जो हो जाएगा इन दोनों के बीच में फोर्स वो भी उतना ही हो जाएगा। देखो स्क्वायर है, डिस्टेंस सेम है, तो
फोर्सेज भी सेम आएंगे क्योंकि चार्जेज भी सेम है, ठीक है। तो एफ सी जो होगा, एफ ए था ये, और एफ सी जो होगा वो हो जाएगा के क्यू 2 अपॉन ए स्क्वायर। माइनस का कोई मतलब नहीं है, मैंने बता दिया कि फोर्स की डायरेक्शन हम मेंशन कर चुके हैं, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का, तो अब हमको यहां पर इसका माइनस प्लस का कोई यूज नहीं है, ठीक है। ओके, अब आप यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इस डायग्राम में एफ डी और एफ बी जो हैं वो दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन भी है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम यहां लिख लेंगे सिंपली, तो एफ बी एंड एफ डी आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। सो नेट फोर्स एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो नेट फोर्स एट पॉइंट ओ क्या बच जाएगा हमारे पास, तो एफ नेट इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एफ सी प्लस एफ ए, ये दोनों फोर्स बिल्कुल सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा ना, देखो बिल्कुल सेम है, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, फाइन। तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एफ सी की वैल्यू देखो, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 2 अपॉन ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू 2 अपॉन ए स्क्वायर, इसको ऐड कर लेंगे हम, ऐड करने के बाद 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों सेम है, तो 2 के क्यू 2 अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो 4 इंटू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये के की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, सेंटर पे निकालना है तो चारों फोर्स, ठीक है। अब इसमें देखो अगर ये माइनस है, इसको आपको सही ध्यान रखना, 3 प्लस दे रखे माइनस है, तो ये दोनों तो एफ बी और एफ डी तो इक्वल और अपोजिट लग रहे, कैंसिल हो गए, और सेम लाइन के अलोंग एफ सी और एफ ए लग रहे हैं, तो एफ सी एफ ए निकाल के उसको ऐड कर लेना है और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको इस तरह से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो काफी, कभी कभार क्या होता है इसमें कि यहां पर प्लस दे देते हैं या माइनस दे देते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इसमें रोल करेगी, है ना। अगर आप क्या करोगे, अगर यहां पर प्लस मान लेते तो 0 हो जाता बीच में अभी, है ना। तो आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब है न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इन गिवन डायग्राम। अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया कुछ वैसे ही है, मगर चार्जेस के नेचर को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए एक स्क्वायर दे रखा, उसकी साइड ए है और आपको सेंटर ओ पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्सेस की डायरेक्शन लिख लो आप। ये वाला चार्ज प्लस क्यू, इस वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, इसको बोल देंगे एफ ए। ये वाला चार्ज इस पर उधर फोर्स लगाएगा, इसको बोल देंगे एफ सी। ये वाला चार्ज इस पर उधर फोर्स लगाएगा, उसको बोल देंगे एफ डी। और ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, उसको बोल देंगे अपन एफ बी। क्लियर है। तो देखो इस डायग्राम की कंडीशन कुछ कैसी हो गई है, ये ऐसा कुछ डायग्राम बन गया है, ठीक है। ये आपका आ रहा है एफ डी, एफ बी, एफ सी और एफ ए, ठीक है। ये फोर्सेस के कुछ नेचर है। तो सबसे पहले देखिए आपको अभी इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यू चाहिए आपको एसी की वैल्यू, ठीक है। आपको पता है कि सबकी साइड आपको दे रखी है, जैसे ए बी, सॉल्यूशन देखिए इसका ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए सी की वैल्यू क्या है, इस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी बताओ, √2 इंटू ए। और आपके पास जो सेंटर पार्ट है इसका मतलब ए ओ, ओ सी, ओ डी और ओ बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a अपॉन √2। अभी किया था अपने इस जस्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने ये किया था। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करोगे, नीचे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a√2 बच जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरे पास साइड है। अब देखिए वैसे आपको यहां से ही पता चल जाना चाहिए कि सब सारे फोर्सेज जो हैं, ये फोर्सेज इसका इफेक्ट 0 कर देगा, ये फोर्सेज इसका, और एफ नेट जो आने वाला है वो 0 आने वाला है, ठीक है। पर आप चाहो
तो एक बार आप किसी भी एफ ए, एफ बी, एफ सी की वैल्यू निकाल के देख लो और चारों वैल्यू सेम आ जाएगी। तो एफ ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप बताओ? एफ इक्वल टू एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी सब सेम आएंगे। तो देखो एफ ए की वैल्यू सपोज निकालनी है, एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू का इट मींस ये जो चार्ज है इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये एफ ए की वैल्यू इन दोनों के बीच में, ठीक है। एफ ए इधर लग रहा है रिपल्शन का, तो वही हो जाएगा मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब ए अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये अपॉन 2 और ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ नेट जो आएगा, एफ नेट जो आएगा, देखिए कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे, एफ बी माइनस एफ डी प्लस एफ डी एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है। और आपको पता है सारे चार्जेस बराबर है, ठीक है। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना, वैल्यू रख के देख लो सारा को, और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ नेट मेरे पास कितना बच जाएगा, एफ नेट आपके पास हो जाएगा 0। तो इस तरह के कभी कोई न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आते हैं देखिए, जब आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, जैसे यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस और यहां पर भी प्लस, कोई भी पॉलीगन शेप हो, और चाहो यहां चारों के चारों माइनस दे रखे हो या चारों के चारों प्लस दे रखे हो, सेंटर में हमेशा कोई भी चार्ज हो, प्लस क्यू या माइनस क्यू हो, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, क्लियर है। पर आपको ध्यान ये रखना है इन चारों पे सेम चार्ज होने चाहिए, सेम नेचर के चार्ज, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नेट फोर्स 0 ही आना है, ठीक है। और चारों माइनस है और बीच में कोई भी चार्ज लगा, नेट फोर्स 0 ही आना है, ठीक है। और किसी भी तरह का शेप हो, ठीक है, जैसे कि इसमें भी अगर ऐसा कोई शेप है तो देखिए यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है और यहां प्लस क्यू है, इनकी साइड आपको कुछ भी दे रखी हो सपोज, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है ओ पॉइंट पर, तो एफ नेट एट ओ ये कितना आएगा, 0 आएगा, समझो। इन तीनों का प्लस प्लस होना मस्ट है, बहुत जरूरी है, इसमें से एक भी माइनस होगा 0 नहीं आ सकता। इस तरह से कोई और भी शेप हो सकता है, जैसे कि ये शेप है मेरे पास, ठीक है, ये आपके पास क्यू क्यू क्यू, चलो माइनस ले लेता हूं मैं सपोज, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और माइनस क्यू। यहां पर आपको क्या करना है, यहां आपको सेंटर में अगर आपको चार्ज निकालना है, सेंटर में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, सेंटर में निकालनी इस पॉइंट ओ पर, तो इन सब की वैल्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू होनी चाहिए। बीच में चाहे आपने कुछ भी रखा हो, चाहे यहां पे प्लस क्यू रखो या फिर माइनस और माइनस क्यू रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ नेट एट ओ कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्लियर है। पर आपको पता होना चाहिए कि इन सब वर्टिसेस पे चार्ज सेम नेचर का होना चाहिए। सेंटर में आप कोई भी चार्ज रखो हमेशा, इसको बोलते हैं सिमेट्री, है ना, इसको सिमेट्री अगर है ऐसी तो आप नेट बीच में 0 हो सकता है। मगर देखो इन चारों चार्ज में से एक भी अगर माइनस में हुआ तो आपका नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। इसका जस्ट पीछे वाला न्यूमेरिकल मैंने कराया तो माइनस में क्यू था, है ना, तो उसका आंसर वो नहीं आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेनली, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में काफी बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार में इसको समझने की कोशिश करनी है, एक ही बार में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकली सिमिलरली इक्वल चार्ज स्फीयर B and C repel with each other with a force of F when they are at some distance to each other। क्या बोला गया है कि दो आपके पास कोई चार्ज है, एक B है आपके पास और एक आपके पास C चार्ज है, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है और दोनों पे सेम चार्ज, ठीक है। उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अभी तक इसने ये बोला है तो पहले हम इस F रिपल्सिव फोर्स को निकाल लेते हैं, या F डैश F निकाल लेते हैं, ठीक है। तो F जो आपका है वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है F निकालने में, तो ये जो पहले कंडीशन दे रखी है। अब करते हैं मूव नेक्स्ट पर, आगे क्या कह रखा है, थर्ड आइडेंटिकली अनचार्ज स्फीयर इज टच टू बी। एक आपको थर्ड
चार्ज लाना है जो अनचार्ज होगा, जिसका शेप बिल्कुल बी और सी जैसा ही होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए, मगर वो अनचार्ज है। तो आपको स्टेप फर्स्ट ये हो जाएगी। अब देखो स्टेप सेकंड क्या कह रही है ना, लेट अ थर्ड चार्ज, लेट अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर, अनचार्ज स्फीयर एक्स एंड टच्ड विथ बी। आपको एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर लेना है और उसको आपको बी के साथ टच करना है। तो सबसे पहला करना क्या, ये आपके पास बी है जिसके पास क्यू चार्ज है, आपको एक अनचार्ज स्फीयर लेना है जिस पे कोई चार्ज नहीं, जीरो है। तो सबसे पहले उसको टच करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब टच करोगे तो दोनों कंडक्टिंग स्फीयर हैं, तो दोनों में चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और दोनों पे चार्ज कुछ देर बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वो उनका दोनों का जो शेप है वो भी सेम है और दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो दोनों पे वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उनके बाद इसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर लेना है आपको। सेपरेट मींस इनको अलग अलग कर लेना है। तो ये इस पे भी Q/2 हो जाएगा, इस पे भी Q/2 हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, ये X हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, मींस न्यूमेरिकल है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अनचार्ज स्फीयर इज टच्ड टू बी एंड देन सी। उसके बाद वो जो अनचार्ज स्फीयर लाए थे आप, पहले उसको बी के साथ टच करना है, तो आपके पास ये बचा हुआ है, ठीक है, वो चार्ज। उसके बाद इस चार्ज को, है ना, तो स्टेप थर्ड क्या है, स्फीयर एक्स टच्ड विथ स्फीयर सी। आपको जो स्फीयर एक्स जो है उसको लाना है और उसको किसके साथ टच करना है, सी के साथ टच करना है। आपके पास अभी जो सी की पोजीशन है, सी पर कितना चार्ज है, क्यू, और आपके पास एक्स जो है, एक्स पे कितना चार्ज है, Q/2। तो दोनों को टच करना है। ठीक है, दोनों को टच करना है। तो देखिए इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना है, Q + Q/2, ये हो जाएगा 3Q/2। और 3Q/2 के अगर दो डिवाइड करोगे, दो टुकड़े करोगे, है ना, दो पार्ट करोगे, कितना हो जाएगा, 3Q/4 और 3Q/4। ये दोनों स्फीयर है, दोनों सेम, दोनों की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, साइज सेम है, और दोनों सेम मटेरियल के हैं। दोनों को अगर मैं टच करूंगा तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दोनों पे आ जाएगा 3Q/4 3Q/4, और फिर इन दोनों को सेपरेट कर लेना है, 3Q/4 और 3Q/4। ये जो आपका है ये आपके पास हो जाएगा C, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा C और X। अब ये बोला गया है लास्ट में सेपरेट फ्रॉम बोथ द स्फीयर, उसके बाद सबको दोनों को अलग अलग कर लोगे एंड कैलकुलेट द न्यू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन B एंड C। तो फाइनली देखो आपके पास B कितना बचा हुआ है, तो फाइनली मेरे पास B तो है, ये है ना, और फाइनली आपके पास जो C मिला हुआ है, C कितना है आपके पास, ये है ना। तो स्टेप 4, B एंड C आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। अब B और C को वापस R डिस्टेंस पर सेपरेट कर दो। तो देखिए ये आपके पास B हो जाएगा, ये आपके पास C हो जाएगा। B के पास कितना चार्ज है, Q/2, और C के पास कितना चार्ज है, 3Q/4। डिस्टेंस कितनी है, R। रिपल्सिव फोर्स को हम F' ले लेते हैं। तो F' की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, F' बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये 4 × 2 8 आ जाएगा आगे, और ये पीछे बच जाएगा K Q × Q² अपॉन R²। फाइन, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसका आंसर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो अब लास्ट में, ये इसका आंसर हो गया। नया फोर्स इतना आएगा, ठीक है। नया फोर्स और जो आपके पास पुराना फोर्स था उसमें क्या रिलेशन है, तो देखो F' बराबर 8 अपॉन 3/8 है ना, ये 3 भी है, 3/8 सॉरी, है ना। तो 3/8 इंटू ये KQ/R², क्या देखो ये वाला KQ/R² कितना आपका F, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो न्यू रिपल्सिव फोर्स F' जो आया है वो पहले वाले फोर्स का 3/8 टाइम्स है। क्लियर है,
तो आपको इसमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखना है। पहले दोनों चार्ज को रखना है, बी और सी को, उसके बीच में फोर्स नॉर्मल कूलाम्ब फ्लो से निकालना है। उसके बाद सबसे पहले आप इस एक स्फीयर लोगे सेम साइज और शेप का, वो अनचार्ज होगा, उसको बी के कांटेक्ट में लाओगे, दोनों में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद उस एक्स वाले चार्ज को या एक्स वाले स्फीयर को सी के कांटेक्ट में लाना है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और सी पर चार्ज आ जाएगा। तो सी पर चार्ज 3q/4 और बी पर चार्ज q/2, इनके बीच में दोनों में कूलाम्ब फ्लो लगा लो तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/8 kq²/r²। और kq²/r² को आप जो F लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो। तो जो न्यू वाला जो फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का 3/8 टाइम्स आएगा। क्लियर है? इसको कॉपी करो। हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो जेई और नीट पर बेस्ड है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है और ये का ये क्वेश्चन आपके पास जेई मेंस में भी आया है। देखो ये जो क्वेश्चन था उसमें और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में सिर्फ यहां 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री है और लिक्विड की और उस स्फीयर की डेंसिटी को चेंज कर रखा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। और ये जो इस क्वेश्चन के इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन बुक में दे रखा है ना, वो इम्प्रॉपर सॉल्यूशन है, डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन डिटेल में कैसे आता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जेई और नीट में भी बन जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी हमारे टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर आर सेपरेटेड इन एयर बाय ए स्ट्रिंग of equal length and weight and make an angle 30 degree with each other when these are separated in a liquid। देखो सबसे पहले क्या करना है कि दो आपके पास स्फीयर होंगे, दोनों पर इक्वल चार्ज होगा और उनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री रहेगा और उसको हमने एयर में हैंग कर रखा है ना, किसी रोप पर उसको हैंग कर रखा है। तो क्या है देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थीटा जो दे रखा है, थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको स्फीयर की जो डेंसिटी दे रखी है, स्फीयर की डेंसिटी दे रखी है सिग्मा 1.6 दे रखी है और आपको लिक्विड की जो डेंसिटी रो दे रखी है वो 0.8 दे रखी है। ये आपको गिवन वैल्यूज है, ठीक है। इसका यूज आगे आएगा तब हम इसको देख लेंगे, ठीक है। डायग्राम देखो, टू आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड इन एयर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड वेट एंड मेक एन एंगल 30, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सपोज हमारे पास यहां पर होगा एक रोप होगा, ठीक है। इस रोप पर दो इक्वली चार्ज स्फीयर होंगे, उनको इस तरह से हमने हैंग कर रखा है। दोनों पर इक्वल चार्ज है, दोनों पर इक्वल चार्ज होने की वजह से दोनों में रिपल्शन होगा और दोनों स्प्लिट हो जाएंगे और उनके बीच का जो एंगल है देखिए है ना, तो मैं ऐसा बना देता हूं इन पे ये इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो थीटा हो जाएगा 15 डिग्री और ये थीटा भी हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है? ओके। अब देखिए इन दोनों के इस तरह की कंडीशन है और ये रोप है, इस पर ये चार्ज सेपरेट है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं वर्टिकल और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है? अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और अगर इस रोप पर ये स्फीयर को हमने हैंग कर रखा है तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी, एक फोर्स क्रिएट होगा टेंशन, जिसको मैंने टी लिख दिया है और ये टी है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टी साइन थीटा, कॉस और साइन, ठीक है। ओके। इसका मास जो है मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका जो मास है, मास m जो है वो m है उस स्फीयर का और मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर है? ये स्फीयर का मास हो जाएगा। तो नीचे की ओर इसका एक वेट होगा, वो हो जाएगा W इक्वल टू mg। ओके। अब एक चीज और बाकी रहेगी, देखो ये प्लस और ये प्लस क्यू चार्ज इस पर इधर एक फोर्स लगाएगा जिसको मैं F नाम दे रहा हूं, ठीक है। F की वैल्यू क्या होती है, तो K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस जो भी होगी उसका स्क्वायर होगा। जब भी रिक्वायर होगी तो हम लिख लेंगे। बाकी इस पर ये एक F लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करते देखिए, इस Q पर राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, ये लग रहा है मेरे पास T साइन थीटा लग रहा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है F, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है,
टी कॉस थीटा और डाउन में कौन सा लग रहा है एम जी, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा एफ अपॉन एम जी। क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम जी हो जाएगा। तो फाइनली एफ टेन थीटा इक्वल टू एफ, और मास क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और जी एम की वैल्यू क्या रख देंगे? v इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास थर्ड। क्लियर है? ये पहली कंडीशन हो गई क्लियर। अब क्या करना है आगे देखो, एंगल देखो, व्हेन दिस आर सेपरेटेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8, आपको इन दोनों स्पेरिकल चार्ज बॉडी को ले जाके लिक्विड में इमर्ज करना है। एंगल वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगी, और किस लिक्विड में इमर्ज करना है? जिसकी डेंसिटी कितनी होगी? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो ये हो जाएगा वो स्फीयर, क्लियर है? ये थीटा 15 डिग्री, ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? लिख लेते हैं हम सारी वैल्यूज इस पर नीचे की ओर वेट लगेगा W इक्वल टू एम जी। इसमें जो टेंशन, अब देखो इसमें इसको लिक्विड में इमर्ज कर रखा है। ठीक है, इसको किसी मीडियम में इमर्ज कर रखा है, इसको ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी टी डैश, और ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी डैश साइन थीटा। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें रिपल्शन फोर्स लगेगा F, उसको नाम दे देंगे अपन F डैश, क्योंकि लिक्विड में इमर्ज किया है तो न्यू फोर्स लगेगा F डैश। क्लियर है? ओके, अब इसके अलावा इसमें कोई फोर्स लगेगा और कोई क्या? ये लिक्विड के अंदर है ना, इसको मैं लिख देता हूं ऊपर, ये मीडियम के लिए है, मीडियम के लिए था, और ये जो डायग्राम था ये एयर के लिए था। ठीक है, ओके। अब ये बताओ इसमें और कोई फोर्स लगेगा? आपको पता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्ज करते हो तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगता है, एक फोर्स लगता है, और उस अपथ्रस्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? तो इसके अपवर्ड एक फोर्स लगेगा U, उसको अपथ्रस्ट को मैं U से लिख रहा हूं, और उस U की जो वैल्यू होती है, वो U की जो वैल्यू होती है वो होती है डेंसिटी वॉल्यूम इनटू G। क्या हो जाएगी? देखो अपथ्रस्ट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? इस स्फीयर का वॉल्यूम जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। डेंसिटी, तो जिस लिक्विड के अंदर वो ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड है उसकी डेंसिटी, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। क्लियर है? तो ये हमारा पास फोर्स लगेंगे, तो इन फोर्स को हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लग रहा है? टी डैश साइन थीटा, और ये आ जाएगा एफ डैश, है ना? ओके, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अपवर्ड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? टी डैश कॉस थीटा प्लस यू, और डाउनवर्ड लग रहा है एम जी, तो टी डैश कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एम जी माइनस यू, और इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को। किसको कटा है? तो 4 डिवाइड बाय 5, क्या बचेगा? देखो टी डैश से टी डैश कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, डिवाइड करना है, तो क्या बचेगा? टेन थीटा, और क्या बचेगा? देखो एफ डैश अपॉन एम जी माइनस यू। क्लियर है? ये वैल्यू जरूर रखनी पड़ेगी हमको, टेन थीटा इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम की वैल्यू क्या बताओ? तो एम की वैल्यू निकाल चुके हैं, वी सिग्मा इंटू जी, और यू की वैल्यू अपथ्रस्ट जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? रो वी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कहां लग रही है? एयर में। इक्वेशन नंबर 6 है वो किसके लिए है? मीडियम के लिए, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, रख देते हैं इसको इक्वल। देखो थर्ड क्या हमारे पास? एफ अपॉन वी रो जी, इसमें कितना है? एफ डैश अपॉन, इसमें क्या कॉमन? देखो नीचे क्या कॉमन आएगा? वी जी सिग्मा माइनस रो। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को रखा मैंने। ठीक है, तो इसमें देखो वीजी से वीजी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ अपॉन सिग्मा और एफ डैश अपॉन सिग्मा माइनस रो। ठीक है, देखो ये लग रहा था एफ फोर्स, कहां लग रहा था? फ्री स्पेस में। एफ डैश क्या लग रहा था? मीडियम में। ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो।
एफ अपॉन एफ डैश, मतलब फोर्स है, जो फोर्स फ्री स्पेस में लगता है और जो फोर्स मीडियम में लगता है, उसके रेशियो को अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एप्सिलॉन आर। सिग्मा की वैल्यू कितनी पड़ी, देखो सिग्मा की वैल्यू पड़ी 1.6 और रो की वैल्यू है 0.8। एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.8, तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा मेरे पास 2 और ये आ जाएगा इसका आंसर। मतलब जिस लिक्विड में इसको इमर्ज किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है। क्लियर है? सिंपली पहले आपको इस सेटअप को फ्री स्पेस में रखना है और इस सेटअप को आपको मीडियम में ले जाकर रखना है। जब आप इसको फ्री स्पेस में रखोगे तो अब नॉर्मली इक्वेशन आएगी, और जब आप इसको लिक्विड में रखोगे तो इसमें सब कुछ सेम है, टेंशन चेंज हो जाएगी, फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि लिक्विड में है ना, मीडियम चेंज होते ही फोर्स चेंज हो जाता है, ठीक है। मगर लिक्विड में उसको इमर्ज करेंगे तो इस स्फीयर पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा यू, जिसको मैं अपथ्रस्ट कहता हूं, और उसका जो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी। डेंसिटी किसकी, तो ये डेंसिटी हो जाएगी उस लिक्विड की जिसके अंदर उसको इमर्ज किया, वी वॉल्यूम किसका, मतलब उस स्फीयर का वॉल्यूम जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। और दोनों में टेन थीटा मिल जाएगा, दोनों को इक्वल रखोगे, वैल्यूज रखोगे, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको ऐसे ही करना चाहिए। क्लियर है? इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं जाना चाहिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है पर आपको इसको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। यही इसका करेक्ट फॉर्मेट है। क्लियर है? अब मैं जो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो जेई पे बेस्ड है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 8। ये भी आपका नीट और जेई बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जेई के अंदर, जेई मेंस में पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो एसएचएम पे बेस्ड है ना, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड है, एसएचएम पर बेस्ड है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है वैसे, मगर एक बार अगर आपने किया हुआ होता है तो क्वेश्चन आपसे हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ होगा तो आपसे हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 2 इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। दो को इक्वल चार्ज है प्लस क्यू, उसको 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। अ थर्ड चार्ज q नॉट आर प्लेस्ड एट लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज। किसी चार्ज q नॉट को उसकी लाइन जॉइनिंग के बिल्कुल सेंटर पर रखा गया है ना, एट सेंटर है ना, एट सेंटर लाइन जॉइनिंग पर रखा गया, बिल्कुल सेंटर में क्यू नॉट चार्ज को रखा गया है। तो अभी ये क्यू नॉट जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। नेट फोर्स इस पर अभी 0 होगी, फाइन, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, तो नेट चार्ज, तो क्यू नॉट किस में होगा, अभी क्यू नॉट हाल फिलहाल इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा, क्यू नॉट किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, फाइन, ओके। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे आगे। क्या कह रहा है, इफ क्यू नॉट इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इस क्यू नॉट को अगर लाइन जॉइनिंग के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस करें, चाहे इधर करो या चाहे इधर करो, किधर भी डिस्प्लेस करना है, तो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर, ठीक है। तो मैं इस क्यू नॉट की पोजीशन यहां पे लेके आ गया। देखो ये डिस्टेंस जो होगी x, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, मगर मैं इस न्यूमेरिकल में डेटा सही दिखे इस वजह से थोड़ा इसको दूर ले रहा हूं, है ना। जो x जो है इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, x इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? इसको ध्यान में रखना है, फाइन। अब देखिए ये चार्ज जब यहां चला गया तो यहां मैं देखो मैं 2 फोर्सेस लिखता हूं। सबसे पहला ये वाला चार्ज इस क्यू नॉट पर उधर एक फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, जिसको मैं नाम दे देता हूं F1। क्या नाम दे देंगे, F1। इसी तरह से ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट पर इधर एक फोर्स लगाएंगे, उसको मैं F2 दे दूंगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों चार्ज दोनों फोर्स लगेंगे, ये चार्ज इस पर उधर एक फोर्स लगाएगा दैट इज F1, और ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगेगा दैट इज F2, फाइन। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें F1 और F2 में से ज्यादा फोर्स कौन सा लग रहा है। तो आपको पता है, देखो F2 लग रहा है इन दोनों के बीच में और F1 लग रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसा ही कुछ है। तो F2 और F1 दोनों जो चार्जेस है उनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, पर डिस्टेंस में देखो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब F2 जो होगा वो F1 से बड़ा होगा, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते, देखो तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो देखिए F2 इज ग्रेटर देन F1। तो अगर आपको F नेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, F2 माइनस F1, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट चार्ज जो कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा, फाइन, ओके। अब देखिए नेट फोर्स किधर लगेगा, तो नेट फोर्स इस क्यू नॉट पर लगेगा इधर, किधर लगेगा, ये हो जाएगा इसका F नेट।
अब एफ नेट इस पर लगेगा तो ये चार्ज होगा, एफ नेट इधर लगेगा तो ये चार्ज होगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, ये चार्ज इधर आएगा, पर ये इसके सेंटर पोजीशन पर स्टे नहीं करेगा, यहां पर ये नहीं रुकेगा, क्योंकि आपका जो इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, तो इनर्शिया ड्यू टू मोशन, उसकी वजह से ये चार्ज यहां चला जाएगा, उसके बाद वापस ये इसमें रिपल्शन फोर्स लगेगा तो इनर्शिया ड्यू टू मोशन वापस ये इधर आ जाएगा, और ये क्यू नॉट चार्ज इस मीन पोजीशन के अलोंग इस तरह से टू एंड फ्रो या इस लाइन जॉइनिंग पर सेंटर पर लेफ्ट राइट होता रहेगा। इसका मतलब ये जो मोशन आ रहा है किस तरह का मोशन है, एक मीन पोजीशन पे किसी का टू एंड फ्रो होना, ये एसएचएम है या नहीं है, तो ये आपको पता चल गया है कि ये एसएचएम इस तरह से होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एफ नॉट F2 इज ग्रेटर देन F1, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स लगने से ये फोर्स इस पर फोर्स लगेगा और ये इधर आएगा, एक्सीलरेट होगा नहीं होगा, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma, अगर फोर्स एक्सर्ट होगा तो एक्सीलरेट करेगा, तो ये यहां पर स्टे नहीं करेगा क्योंकि इनर्शिया की वजह से यहां पे आ जाएगा, वापस ये फोर्स ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा इधर, तो ये एसएचएम करने लगेगा। अब आपको उस एसएचएम की इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है कि एसएचएम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, एसएचएम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। इस तरह से कुछ अगर रिलेशन आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्यू नॉट जो है इसका जो मोशन है वो एसएचएम का मोशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखो, हम देखते हैं एफ नेट है ना, एफ नेट क्या हो रहा है बताओ, एफ नेट क्या हो रहा है, F2 माइनस F1। ठीक है, तो एफ नेट को मैं यहां पर एफ नोट लिख देता हूं, क्लियर है, एफ नोट। अब देखो F2 क्या होगा, तो F2 लग रहा है इन दोनों के बीच में, F2 जो लग रहा है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है इन दोनों के बीच में F2, तो क्या हो जाएगा K क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी A है और ये X है, तो ये हो जाएगी A माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी A माइनस एक्स, तो यहां हो जाएगा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा F2। F1 पे चलो, F1 लग रहा है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में F1 लग रहा है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां तक A और ये X, तो A प्लस एक्स, क्लियर है F1 के लिए, तो F1 क्या आ जाएगा K क्यू नॉट अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है देखो, F नॉट K क्यू नॉट, ये कॉमन आ रहा है, क्या बच गया A माइनस एक्स का स्क्वायर, A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहां पर देखिए A माइनस एक्स का होल स्क्वायर और A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब देखो एलसीएम आने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा A प्लस एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा A माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर देखो F नॉट क्या होगा, K क्यू नॉट, इसको ओपन करेंगे, A स्क्वायर 2ax, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, और ये देखिए A माइनस बी, A प्लस बी दिख रहा है आपको यहां पर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा देखिए, A स्क्वायर A स्क्वायर, तो क्या बचा देखो, तो यहां लिख लेते हैं उसको, F नॉट जो आया K क्यू नॉट, ये बच जाएगा 2ax, कितना हो गया 4ax, कितना बच गया 4ax, अपॉन में क्या बचा देखो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस x जो थी वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो A जो है वो x से क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहां पर हम x को क्या कर लेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, x को बहुत छोटी डिस्टेंस है A के कंपेयर में, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो F नॉट कितना आ जाएगा K क्यू नॉट 4ax, या बच जाएगा A स्क्वायर, x को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये इसका होल स्क्वायर, फाइन, कोई दिक्कत है क्या, x को नेग्लेक्ट कर देंगे तो A स्क्वायर का होल स्क्वायर A की पावर 4 हो जाएगी, F नॉट K क्यू नॉट, ये हो गया 4ax और AQ। ठीक है, ये एक A से एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे A स्क्वायर बच जाए A की पावर 4, तो ये AQ बच जाएगा, नीचे कितना बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं मैं इसको K क्यू नॉट 4x अपॉन AQ। ठीक है, तो देखिए F नॉट हमारे पास ओवरऑल क्या आया है, K क्यू नॉट 4x अपॉन AQ, फाइन। तो देखिए F नॉट इक्वल टू K क्यू नॉट AQ
4 को हम आगे लिख लेते हैं 4k(q0 a³ इंटू x। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल फोर्स की जो इक्वेशन आई है नेट फोर्स की, उस Q0 चार्ज पर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं, आपके पास जो SHM की जो इक्वेशन होती है, F SHM की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, -kx। तो देखिए ये F और F, ये आपका x, ठीक है, माइनस नहीं है। तो देखो मैं यहां पर माइनस यूज कर रहा हूं, ये माइनस क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन समझा रहा हूं मैं आपको। देखो आपको पता है कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ था और नेट फोर्स जो है आपके पास इधर आया था, तो दोनों की डायरेक्शन F नेट एंड x जो है आर इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां मैं -x यूज कर सकता हूं। तो देखो ये तो आप हमारी जो इक्वेशन आई वो है, और ये जो होती है वो SHM की इक्वेशन है। तो दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ये भी SHM की इक्वेशन की तरह दिख रही है। देखो इसमें जो कांस्टेंट है, देखो है ना, तो इसमें जो कांस्टेंट है ये वाला, वो क्या हो सकता है, देखो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 4k(q0 अपॉन a³। ये कैपिटल K मैंने कांस्टेंट लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू जो हो जाएगी ये वाली, इसको हम कैपिटल K लिख सकते हैं। तो बन गया F0 इक्वल्स टू -kx, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है SHM के मोशन को। फाइन, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट SHM। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, SHM को कर रही है। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको इस SHM का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास SHM का क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास हो जाएगा टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू 2π √m अपॉन k। यही तो है, 11th क्लास में हम SHM का टाइम पीरियड निकालते हैं, T इक्वल टू 2π √m अपॉन k। 2π √m, k की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी, कैपिटल K, यहां पर ये कैपिटल K है। ठीक है, मेरे पास पड़ी है 4k(q0 अपॉन a³। a³ को मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास m a³ अपॉन 4k(q0। फाइन, ये आपके पास हो जाएगा टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है, ये SHM का टाइम पीरियड हो जाएगा उस Q0 चार्ज के लिए। फाइन, बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल था इसमें। ठीक है, तो ये हमने इसको करके देखा है। दो आपके पास सिमिलर चार्ज थे और उसके सेंटर में हमने Q0 चार्ज रखा, उसको डिस्प्लेस करवाओ, चाहे आप इसको राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस कराओ, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस कराओ। उसके बाद वो इनर्शिया की वजह से उसके अंदर SHM आ जाएगा और उस SHM की हमने इक्वेशन निकाल ली है, F0 इक्वल टू कैपिटल K हो गया ये F0 कैपिटल K इंटू x, और ये माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर है, तो ये होगी SHM की इक्वेशन। ओके, और फिर हमने टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2π √m अपॉन k, और k हमारे पास आ चुका है, यहां से वो वैल्यूज वहां रख देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने SHM को शो किया है और उसका टाइम पीरियड निकाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने अभी तक हमने जो पढ़ा है वो चार्ज पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा है, और कूलम्ब्स लॉ पे सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए टेक्स्ट बुक के। ठीक है, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल आपके थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।